सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए साथियों, वैसे थंबनेल में आपने सब कुछ देख ही लिया होगा। ये हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जिसमें कुल 5 पार्ट्स के 30 प्रश्न शामिल है। रीट मेंस में जो सिलेबस है उसके जो 5 पार्ट है, कौन कौन से पार्ट वो देखिए। शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स, सूचना तकनीकी और शिक्षा मनोविज्ञान। इन जो 5 पार्ट्स है इनके 30 क्वेश्चन शामिल है। 10 प्रश्न शैक्षिक परिदृश्य के, 10 प्रश्न शैक्षिक परिदृश्य के, 5 करंट अफेयर, 5 प्रश्न सूचना तकनीकी और 10 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान। कुल मिलाकर जो 30 प्रश्न है, इन 30 प्रश्नों का ये टेस्ट है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए, रीट मेंस में सिलेक्शन का आधार यही 30 प्रश्न बनेंगे। ये जो 30 प्रश्न है यही सिलेक्शन का आधार बनेंगे। राजस्थान जीके सबको आता है, थंबनेल में मैंने लिखा है, लेकिन वैसे राजस्थान जीके के उतने ज़्यादा हार्ड प्रश्न आते नहीं हैं। 1-2 सवाल इधर उधर होते हैं, बाकी एक नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। तो ये चीज़ें सिलेक्शन में आधार बनेगी, और जो इन चीज़ों में अपने आप को मजबूत करेगा, लीड लेगा, वह सबसे आगे निकलेगा। तो ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए ये टेस्ट शुरू करते हैं। एक चीज़ देखिए, इसमें कितना सेफ स्कोर रहेगा, इन 30 प्रश्नों में कितना सेफ स्कोर रहेगा और इस पेपर के लेवल के हिसाब से कितना स्कोर होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में क्लियर करूँगा। 10 + 5 + 5 + 10 का जो फॉर्मूला क्या है वो भी आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। सबसे पहले इस पेपर को हल करते हैं। तो चलिए देखिए, आराम से हल करेंगे। और इस एक बात और, इस पेपर की जो ये PDF है ये आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होगी। वहाँ पे आप इस पेपर को हल कर सकते हैं आराम से, और उत्तर के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो सब चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्माइल जो कार्यक्रम है इसके संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और असत्य जो कथन है उसका चयन कीजिए। असत्य विकल्प छांटना में 4 कथन है। देखिए, पहला कथन है, राजस्थान में इस इस्माइल कार्यक्रम के जो द्वितीय चरण है उसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुई। दूसरा ऑप्शन है, इस्माइल कार्यक्रम के तहत माध्यमिक स्तर पर सामग्री प्राप्त करने के लिए 4 स्तर पर कक्षा ग्रुप बनाए गए। ऑप्शन थर्ड है, इस्माइल कार्यक्रम के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रति सप्ताह 2 बार सोमवार और शनिवार को गृह कार्य दिया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, इस्माइल कार्यक्रम के द्वितीय चरण में कक्षा अनुसार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। तो चारों में से कौन सा विकल्प असत्य है उसकी पहचान कीजिए। देखिए, समय ज़्यादा नहीं लेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो बी है, ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य है। सॉरी, बी नहीं, पहला ऑप्शन पहला है, विकल्प ए यहाँ पे असत्य है। राजस्थान में इस्माइल कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत 21 जून 2021 को हुई थी, ये ऑप्शन असत्य है। तो आप बताइए, इस्माइल कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत कब हुई थी? डेट बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें देखिए, जैसे 4 स्तर पर कक्षा ग्रुप बनाए गए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सप्ताह में 2 बार सोमवार शनिवार को गृह कार्य, और प्राथमिक स्तर पर केवल सोमवार को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप, ये चीज़ें सभी आपने पढ़ रखी है। तो ज़्यादा यहाँ पे कोई व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, आप देख लीजिएगा, चीज़ों को खोजने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नो बैग डे कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, नो बैग डे कार्यक्रम के तहत माह के द्वितीय शनिवार को भाषा कौशल विकास थीम पर गतिविधि आयोजित की जाती है। ऑप्शन सेकंड है, नो बैग डे कार्यक्रम के तहत मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम पर माह के तृतीय शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, नो बैग डे कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 10 के लिए सीखने सिखाने के गतिविधि आधारित समूह का नाम क्षितिज है। और फोर्थ ऑप्शन है, नो बैग डे कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर एवं जटिलता के आधार पर 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, इसमें से जो असत्य विकल्प है उसको छांटना है। देखिए, इस प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर 2 है ये असत्य है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये असत्य है। अब असत्य क्यों है, चीज़ें आपने पढ़ी है, आप बिल्कुल छानबीन कीजिए क्यों असत्य है। अगर शैक्षिक परिदृश्य के जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर करवाए, सारी वीडियो आपने देखें, जो जो ट्रिक बताई है वो आपने काम में ली है, तो फटाक से आपका उत्तर दिमाग में आना चाहिए। तो ऑप्शन बी असत्य है। नो बैग डे कार्यक्रम के तहत मैं वैज्ञानिक बनूंगा थीम पर माह के तृतीय शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये ऑप्शन गलत है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही नहीं है। यहाँ पर भी असत्य विकल्प छांटना है। ऑप्शन फर्स्ट है, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है 1 से 8 तक। इस योजना के अंतर्गत सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार के दिन बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 29 नवंबर 2022 को सिविल लाइन जयपुर में किया गया। तो चारों में से जो असत्य वो विकल्प छांटिए। और ये दूध तो शायद अभी तक बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन प्रश्न बनता जा रहा है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जाता है, ये ऑप्शन गलत है। अब गलत क्यों है, आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आना चाहिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का कार्य नहीं है। इन चारों में से कौन सा कार्य एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति है उसके अध्यक्ष का नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। ऑप्शन सेकंड है, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित संविदा एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना। थर्ड ऑप्शन है, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना एवं रिकॉर्ड रखना तथा जनता को अवलोकन हेतु उपलब्ध करवाना। फोर्थ ऑप्शन है, कार्यकारिणी समिति के आय व्यय पर नियंत्रण रखना एवं प्रतिनिधित्व करना। तो चारों में से जो विकल्प जिस विकल्प में एसएमसी का जो अध्यक्ष है उसके कार्य नहीं है वो छांटना है। ऑप्शन थर्ड होगा, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना एवं रिकॉर्ड रखना, ये जो कार्य है ये अध्यक्ष का नहीं है, सचिव का है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, एसएमसी की साधारण सभा की बैठक एक शैक्षिक सत्र में जुलाई से मार्च तक आयोजित की जाती है। सेकंड ऑप्शन है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की एक शैक्षणिक सत्र में कुल 3 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है। कार्यकारिणी समिति की बात कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में 3/4 सदस्य महिलाएं होगी, अर्थात कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक होगी। ऑप्शन फोर्थ है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं जिनमें 75% माता पिता एवं संरक्षक होते हैं। तो चारों में से जो असत्य विकल्प वो छांटिए। देखिए कोड दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1 और 2, 2 और 4, केवल 3, ऑप्शन 2 और 3। असत्य कौन सा है वो बताइए। देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा, यानी विकल्प 2 और 3, विकल्प 2 और 3 असत्य है। दूसरा और तीसरा विकल्प असत्य है। क्यों हो, देखिए ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, कार्यकारिणी समिति की एक शैक्षणिक सत्र में कुल 3 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य। गलत है, 3 बैठकें साधारण सभा में होती है। कार्यकारिणी समिति की 1 माह में 1 बैठक होती है, तो पूरे शैक्षणिक सत्र में 3 बैठकें कैसे हो गई, गलत हो गया। थर्ड है, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में 3/4 सदस्य महिलाएं होगी, ये भी गलत है। महिलाएं 50% होती है, 3/4 कैसे हो गई। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उस विकल्प का चयन करें जो असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित किया। सेकंड ऑप्शन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक कौशल शिक्षा प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। थर्ड ऑप्शन है, नई शिक्षा नीति यानी ये जो 2020 वाली, इसमें एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। और फोर्थ ऑप्शन है, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 11वीं से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को सीखने का भी अवसर मिलेगा। तो जो असत्य विकल्प है उसका चयन कीजिए चारों में से। देखिए ऑप्शन फोर्थ असत्य है, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 11वीं से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को सीखने का अवसर मिलेगा, ये कथन गलत है। अब आप बताइए किस कक्षा से विदेशी भाषाओं को सीखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है,
राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के संबंध में जो विकल्प असत्य है वो छांटिए। फर्स्ट ऑप्शन है अध्याय 2 में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना एवं कृत्यों के उपबंधों का उल्लेख करता है। अध्याय जो 2 है वो विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना एवं कृत्यों के उपबंधों का उल्लेख करता है। सेकंड ऑप्शन है अध्याय 7 के नियम 22 में पाठ्यक्रम निर्माण एवं सतत व्यापक मूल्यांकन की चर्चा की गई है। ऑप्शन थर्ड है नियम 12 उपबंध करता है कि गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों को आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश देवे। और फोर्थ ऑप्शन है आरटीई 2011 के अध्याय 5 में विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व के संबंध में चर्चा की गई है। तो चारों में से जो कथन असत्य है उसका चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये असत्य है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये असत्य है। नियम 12 ये उपबंध करता है कि 25% सीटों पर आरटीए के तहत विद्यालय में गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दे। ये नियम 12 में नहीं है। आरटीई 2011 के तहत किस नियम में है कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन देखिए। नीचे सूची 1 में आरटी एक्ट 2009 की धाराएं दी गई है तथा सूची 2 में उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सूची 1 में धाराएं हैं और सूची 2 में ये प्रावधान है, तो इनको सम्मिलित करना है। देखिए धारा 10, धारा 13, धारा 25, धारा 27 और धारा 28 से संबंधित ये प्रावधान है। विद्यालय स्थापित करने हेतु मान्यता प्रमाण पत्र, छात्र शिक्षक अनुपात, माता पिता एवं अभिभावक के कर्तव्य, बच्चों से कैपिटेशन फीस वसूल करने पर पाबंदी, गैर शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों को अभियोजित करना। तो इनको बिल्कुल सम्मिलित कीजिए कौन सी धारा में क्या प्रावधान है। तो आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न में क्या ऑप्शन होगा। देखिए धारा जो 10 है इसमें क्या प्रावधान है। धारा 10 में प्रावधान है माता पिता एवं अभिभावक के कर्तव्य। ऑप्शन सी माता पिता एवं अभिभावक के कर्तव्य। धारा जो 13 है इसमें क्या प्रावधान है बच्चों से कैपिटेशन फीस वसूल करने पर पाबंदी। धारा 13 में। धारा 25 क्या कहती है छात्र शिक्षक अनुपात। ये 25-21 का अनुपात बताया था ना मैंने। 25 आरटी 9 और 21 में आरटी 11। छात्र शिक्षक अनुपात 25 धारा किस में आरटी 9 में और धारा जो 21 है इसमें आरटी 2011 में। फिर देखिए धारा 27 इसमें क्या है गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु शिक्षकों को अभियुक्त करने पर यानी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। वो जनगणना और चुनाव वो छोड़ के। धारा 18 में क्या है विद्यालय स्थापित करने हेतु मान्यता प्रमाण पत्र। 18 में मान्यता देना, 19 में मान्यता रद्द और यही प्रावधान धारा 11 में कौन सा है 14, 15। तो ये चीज़ें तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ऑप्शन ए बैठता है। CDBEA फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। राज्य सरकार, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राज्य सलाहकार परिषद या केंद्र सरकार। ऑप्शन डी होगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से कितने बिंदुओं के आधार पर सभी सरकारी विद्यालयों की ऑनलाइन रैंकिंग प्रति माह जारी की जाती है। 29, 33, 40 या 44। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रति माह सरकारी विद्यालयों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी करता है। कितने बिंदुओं के आधार पर करता है ये बताना है। ऑप्शन फोर्थ होगा 44। तो साथियों ये थे 10 क्वेश्चन शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से संबंधित है। देखिए पहला क्वेश्चन है धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार से सम्मानित ललित मीणा का संबंध किस खेल से है। निशानेबाजी, कबड्डी, क्रिकेट या हैंडबॉल। ऑप्शन सी होगा क्रिकेट। राजस्थान में विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करते हुए कौन सा ऐप निर्मित किया गया है। शाला संबलन ऐप, शाला दर्पण पोर्टल, शाला दृष्टि ऐप, ज्ञान संकल्प पोर्टल। ऑप्शन ए होगा शाला संबलन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। राकेश कुमार, सुनील कुमार मीणा, अशोक यादव, राजेंद्र चाहर। ऑप्शन सी होगा अशोक यादव। नेक्स्ट है राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया। लालचंद कटारिया, अशोक गहलोत, रामलाल जाट, मुरारीलाल मीणा।
क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए होगा लालचंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? 35,000, 45,000, 50,000 या 55,000? ऑप्शन डी होगा 55,000। ये 5 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स से। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो है सूचना तकनीकी से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कनेक्टिविटी मूल सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है सूचना का संचारण कंप्यूटर या फ़ोन से। ऑप्शन सेकंड है कंप्यूटर के अंदर इंटरकनेक्शन से। थर्ड ऑप्शन है आपके कंप्यूटर के साथ एक सक्रिय स्टेशन बनाना। फोर्थ ऑप्शन है, ये यहाँ पे स्टेशन नहीं कनेक्शन है, लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना। तो चारों में से कौन सा यहाँ पे सही बैठता है? देखिए ऑप्शन फोर्थ होगा, लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल संचारों को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें कहलाती है। सैटेलाइट एयर कनेक्शन सेवा लाइनें, एक्सप्रेस कार्ड, केबल मोडेम, T1 और T3 लाइनें। T1 या T3 लाइनें, तो कौन सा होगा इसमें से? देखिए ऑप्शन जो ये फोर्थ है ये सही होगा, T1 और T3 लाइनें। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य नहीं है। प्रोसेस ऑफ डाटा, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, रेगुलेशन बनाना। कौन सा कार्य सूचना प्रौद्योगिकी का नहीं है? फोर्थ होगा रेगुलेशन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है? सर्च इंजन, सिस्टम प्रोग्राम, ब्राउजर प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम। ऑप्शन थर्ड होगा ब्राउजर प्रोग्राम। लोग, तरीके, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा, ये पांच भाग किसके हैं? कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, कॉम्पिटेंसी सिस्टम। ये जो 5 भाग है ये किसके हैं ये बताना है। देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर थर्ड होगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो साथियों ये थे 5 प्रश्न ICTC सूचना तकनीकी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, मानव विकास के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है विकास से सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। ऑप्शन सेकंड है विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है। थर्ड ऑप्शन है विकास व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है। और फोर्थ ऑप्शन है विकास एकीकृत रूप में होता है। तो जो असत्य है उसका चयन करना है। आप चारों विकल्प को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो आपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसमें सही उत्तर होगा। विकास व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के अनुसार किस आयु में बालक में उसकी उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है? एरिक्सन के अनुसार 3 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 35 वर्ष। ऑप्शन बी होगा 6 से 12 वर्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोइकले, कोलमैन ग्रिफिथ, एबिंगहास, विलियम जेम्स। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन सी होगा एबिंगहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवृत्ति का घटक या पहलू नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, संवेगात्मक। अभिवृत्ति का घटक नहीं है ये बताना है। फोर्थ होगा संवेगात्मक। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों अभिवृत्ति के घटक है। क्वेश्चन नंबर 25, डीएटी परीक्षण का संबंध है रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या अवधान। जो डीएटी परीक्षण है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन बी होगा अभिक्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक दृष्टिहीन बच्चों हेतु सहायक तकनीकी का उदाहरण नहीं है? अबेकस, ब्रेल स्लेट, स्पीच टेनर, मैग्नीफायर। दृष्टिहीन जो बच्चे हैं उनके लिए जो सहायक तकनीकी का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। ऑप्शन सी होगा स्पीच टेनर। ये दृष्टिहीन बच्चों हेतु सहायक तकनीकी का उदाहरण नहीं है, ये शायद विकलांग श्रेणी के जो बच्चे हैं उनके लिए है।
नेक्स्ट देखिए, गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के संक्रिय आयाम का घटक इनमें से कौन सा नहीं है? स्मृति, धारणा, मूल्यांकन, रूपांतरण, संज्ञान। गिलफोर्ड ने जो 3 आयाम दिए थे, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, उनमें से जो संक्रिय आयाम है उसका घटक इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 होगा रूपांतरण। रूपांतरण जो है ये स्मृति, ये संक्रिय आयाम का घटक नहीं है, ये उत्पादन आयाम का घटक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 28, एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी व्यक्तित्व की श्रेणियों का वर्गीकरण किसने किया? क्रेसमर, सेल्डन, स्प्रेंगर, हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन बी होगा सेल्डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संज्ञानवादी की श्रेणी में आते हैं? कोफका व कोहलर, ब्रूनर, बांडुरा, पियाजे, नारमेन, टोलमेन और वर्दीमर। आधुनिक संज्ञानवादी की श्रेणी में कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, ये बताना है। ऑप्शन बी होगा ब्रूनर और बांडुरा, ये आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं। और इस टेस्ट का जो अंतिम 30वां क्वेश्चन है वो देखिए, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। यानी किसी भी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं। किस में? चलने में, सुनने में, सीखने में या देखने में। चलने में, सुनने में, सीखने में या देखने में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 होगा सीखने में। सीखने में सभी बच्चे सक्षम होते हैं किसी भी प्रकार की असमर्थता के बावजूद। तो साथियों ये थे कुल प्रश्न 30 और आपका कितना स्कोर हुआ है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे टेस्ट को आप पीडीएफ के रूप में हल करना चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी और आप वहाँ पे आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इस टेस्ट का कैसा लेवल था और किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। कुछ प्रश्न नए लगे होंगे तो बिल्कुल नयापन होना स्वाभाविक है। एग्ज़ाम में भी सब कुछ चीज़ें नई होगी, एग्जामिनर वहाँ पे नए होंगे, वो रूम आपका नया होगा, वो प्रश्न भी नए होंगे, सारा माहौल नया होगा। और जब कुछ नया ना हो तो फिर वो काहे का टेस्ट है। तो सभी चीज़ें बिल्कुल नए सामने होगी आपके और तभी टेस्ट देने में आनंद है। तो एक किस लेवल का ये पेपर था देखिए, इसमें 3 चीज़ें बनेंगी आपके सामने। जो 30 प्रश्न है इसमें देखिए 10-10 का पार्ट है। एक सेकंड देखिए इसमें 10 क्वेश्चन शैक्षिक परिदृश्य के थे, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चन सूचना तकनीकी और 10 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान। मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी मानता हूँ। देखिए फर्स्ट कैटेगरी में स्कोर होना चाहिए, जो ये शैक्षिक परिदृश्य हैं वहाँ पे 6, करंट अफेयर में मान लो 2 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, सूचना तकनीकी में 2 क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में 6 क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें आप बढ़ाते जाइए 7, 3, 3 और 7। थर्ड कैटेगरी में 8, 4, 4 और 8। ये 3 कैटेगरी यहाँ पे बनती है और इससे ज़्यादा है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए काउंट कीजिए 6, 2, 8, 8 और 8 16। नेक्स्ट कैटेगरी में 20 और इसमें 24। देखिए ये एक आंकड़ा मैं मान रहा हूँ, ये एक कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का पेपर नहीं था। देखिए इसमें अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी में आ रहा है 16 में तो थोड़ा सी मेहनत करने की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए यहाँ तक पहुँचे। ये आंकड़ा है, नेक्स्ट पेपर जो आएगा उसमें यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पे 20 वाले स्कोर पर है तब यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे है तो उस लेवल को मेंटेन रखिए, यहाँ से आगे जाने की कोशिश करिए, डाउन आने की गुंजाइश ना रखिए। तो इस प्रकार से इस पेपर को आप समझ सकते हैं और जो स्कोर है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए एक अनुमान है, इससे ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल पेपर था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में जो कि आपको बता दिया जाएगा कब होगा। धन्यवाद।